व्यायाम और खेल कूद। पिता केशव, क्या तुम जानते हो कि हर एक मशीन काम करने से घिसती है? केशव: हाँ, सो तो घिसेगी ही पिता। लेकिन कुछ मशीनें ऐसी भी हैं जो काम करने से घिसती नहीं बल्कि और सुंदर, मजबूत तथा बढ़िया बन जाती हैं। केशव: वाह, यह तो एक विचित्र बात है। पिता: हाँ, दुनिया की सबसे विचित्र बात। केशव: भला ये मशीनें हैं कहाँ? पिता: सबके पास हैं। केशव: अरे, क्या इतनी सस्ती हो गई? पर आपके पास तो नहीं है। पिता: मेरे पास भी हैं और तुम्हारे पास भी। केशव: अई, आप किन मशीनों की बात कर रहे हैं? पिता: मेरा मतलब अपनी देह की मशीनों से है। केशव: ओह, अब समझा। परंतु क्या हमारी देह की मशीनें काम करने से घिसती नहीं? पिता: घिसती हैं, परंतु ये मशीनें सजीव होती हैं, इसलिए अपनी क्षति को अपने आप पूरा कर लिया करती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इनमें क्षति की अपेक्षा पूर्ति की चाल अधिक तेज हो जाती है। इसीलिए ये मशीनें काम करने से दिन पर दिन अधिक पौड़ी, अच्छी और सुंदर बनती जाती हैं। केशव: क्या इसके लिए कोई प्रमाण भी मौजूद है? पिता: हाँ, प्रमाण एक नहीं अनेक हैं और सब प्रत्यक्ष हैं। तुम उस जीवन लोहार को तो जानते होगे जिसकी दुकान लोहरी मोहल्ले में है? केशव: जी हाँ, खूब अच्छी तरह जानता हूँ। उसे तो मैं रोज ही आते जाते देखा करता हूँ। पिता: क्या तुमने उसकी भारी भारी भुजाओं पर भी ध्यान दिया है? कैसी मोटी और मजबूत हैं? केशव: हाँ, बहुत ही मजबूत हैं। तभी तो वह इतना भारी घन उठा उठाकर घंटों तक चलाता रहता है और फिर भी नहीं थकता। पिता: हाँ, लेकिन ये भुजाएं भी इतनी मोटी और मजबूत केवल इसीलिए हैं कि उन्हें रोज उस घन को घंटों तक चलाना पड़ता है। यदि आज वह इस काम को छोड़ दे और पढ़ने लिखने का काम करने लगे तो वे भुजाएं भी वैसी ना रह जाएंगी। भला क्या तुमने कभी दफ्तर के बाबुओं की भुजाएं ऐसी मोटी और मजबूत देखी हैं? केशव: नहीं, उनकी भुजाएं तो प्रायः कोमल और सुकुमार हुआ करती हैं। पिता: हाँ, क्योंकि बाबुओं को लोहार की तरह भारी भारी घन नहीं चलाना पड़ता, केवल कलम चलानी पड़ती है। यदि आज जीवन लोहार किसी दफ्तर के बाबू से अपना काम बदल ले तो थोड़े ही दिनों के बाद उन दोनों की भुजाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। अर्थात जीवन की भुजाएं तो दिन पर दिन कोमल और कमज़ोर होती जाएंगी और बाबू की भुजाएं अधिकाधिक मोटी तथा मजबूत होने लगेंगी। यही नियम शरीर के हर एक अंग के लिए लागू है। उदाहरणार्थ, जिन लोगों को नित्य दिन भर बाइसिकल पर दौड़ना पड़ता है, उनकी टांगें उसी प्रकार मजबूत हो जाती हैं जैसे लोहार के हाथ। इसी तरह आँखें और कान भी नित्य के अभ्यास से बहुत अधिक तेज हो जाते हैं। जिन लोगों को आँखों से बराबर काम लेना पड़ता है, उनकी आँखें बहुत सी ऐसी चीज़ों को देख सकती हैं जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख पाते, और जिन लोगों को अपने कान से बराबर काम लेना पड़ता है, उनके कान बहुत से ऐसे शब्द सुन सकते हैं जिन्हें दूसरे लोग नहीं सुन पाते। मैंने उस दिन एक किताब में पढ़ा था कि जंगली आदमियों की आंखें कुछ मोटी और उभरी हुई हुआ करती हैं, क्योंकि उनकी मांसपेशियां शत्रु या शिकार की खोज में दूर दूर तक देखने और जोर देकर देखने के कारण बड़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार उनके कान भी जोर देकर सुनने के कारण बहुत तेज हो जाया करते हैं। केशव: अच्छा, यदि किसी अंग को बिल्कुल ही कामों में ना लाया जाए तो क्या होगा? पिता: जो अंग बिल्कुल ही काम में ना लाया जाएगा, उसकी मांसपेशियां सिकुड़कर छोटी पड़ जाएंगी और वह अंग सूख कर मुर्दा हो जाएगा।
क्या तुमने प्रयाग के माघ मेले में उस साधु को नहीं देखा था जो अपने हाथ को सदा ऊपर ही उठाए रहता था? केशव: हाँ हाँ, देखा था। ठीक है, अब ख्याल आया। उसका एक हाथ ऊपर को उठा हुआ था और सूख कर बिल्कुल लकड़ी सा बन गया था। पिता: हाँ, वह लकड़ी सा इसीलिए बन गया था कि उससे वर्षों तक कोई काम नहीं लिया गया। यदि हम अपने शरीर को बिल्कुल ठीक हालत में मजबूत और निरोग रखना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि अपने प्रत्येक अंग से उचित ढंग पर काम लें। कुछ धंधे ऐसे हैं जिनमें शरीर पर अपने आप काफ़ी मेहनत पड़ जाती है, जैसे किसानी का काम, बागवानी का काम, मल्लाही का काम, धोबी का काम इत्यादि। अतएव ऐसे धंधे वालों को अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं जान पड़ती। किंतु बहुत से धंधे ऐसे हैं जिनमें या तो सवेरे से शाम तक बैठे रहना पड़ता है अथवा केवल आँखों और उंगलियों से काम करना पड़ता है, जैसे दर्जी का काम, मोची का काम, दुकानदारी का काम, चित्रकारी का काम इत्यादि। ऐसे धंधे वालों के लिए ज़रूरी है कि वे नित्य नियम पूर्वक खुली हवा में कुछ देर ऐसे परिश्रम के काम करें जिनसे उनके हाथ, पैर और संपूर्ण शरीर की मांसपेशियां संचालित हो सकें। तभी उनका शरीर ठीक हालत में रह सकता है और तभी वे सब रोगों से बच सकते हैं। पढ़ने लिखने वालों को तो ऐसे मस्तिष्क से ही काम करना पड़ता है। अतएव ऐसे लोगों को इस प्रकार के शारीरिक परिश्रम की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। वास्तव में हमारा शरीर सदैव परिवर्तन चाहता है। अस्तु जिन लोगों को दिन भर शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है, उन्हें आवश्यक है कि वे अपने शरीर को कुछ देर आराम दें। जिन्हें सवेरे से संध्या तक केवल बैठना पड़ता हो अथवा मस्तिष्क से काम करना पड़ता हो, उन्हें आवश्यक है कि वे कुछ देर तक शारीरिक परिश्रम करें। ऐसा शारीरिक परिश्रम जो नियम पूर्वक शरीर को ठीक रखने या उसे अधिक उन्नत और बलवान बनने के लिए किया जाता है, कसरत या व्यायाम कहलाता है। व्यायाम की महिमा बड़ी भारी है। हमारे प्राचीन आर्यों में इसका बेहद प्रचार था। इसी के प्रताप से बाली, अंगद, हनुमान, बलराम तथा भीम जैसे अलौकिक बलशाली पहलवान यहाँ हो चुके हैं, जिनकी कीर्ति कहानी हमारे यहाँ आज भी घर घर कही और सुनी जाती है। प्राचीन यूनान देश में भी, जिसने समस्त यूरोप को पहले पहल अभ्युत्थान का मार्ग दिखलाया था, व्यायाम की लोकप्रियता बेहद बढ़ी हुई थी। व्यायाम के ही द्वारा वहाँ के निवासियों ने किसी समय अपने शारीरिक विकास को यहाँ तक पूर्णता पर पहुँचा दिया था कि इटली के शिल्पकार आज तक उनके शारीरिक सौंदर्य को अपनी मूर्तियों में दिखाने की चेष्टा किया करते हैं। यूनानी व्यायामशालाओं के नाम हजारों वर्ष बाद आज भी बड़े आदर के साथ लिए जाते हैं और ओलंपिक खेलों की यादगार आज भी दुनिया में बड़े गौरव की चीज़ बनी हुई है। आजकल भी तुमने सैंडो और प्रोफेसर राममूर्ति का नाम सुना होगा। केशव: जी हाँ, मैंने सुना है कि राममूर्ति दो दो मोटरों को एक साथ रोक लेते थे और लोहे की मोटी मोटी जंजीरों को केवल अपने झटके से तोड़ डालते थे। पिता: हाँ, यह सारी महिमा भी व्यायाम की ही है। कहाँ तक कहें, इसकी महिमा को संपूर्ण रूप से बतलाने के लिए बहुत सा समय चाहिए। अतएव थोड़े में तुम इतना ही समझ लो कि हमारे शरीर का संपूर्ण उत्थान और पतन एक व्यायाम शब्द के अंदर ही छिपा हुआ है। उचित व्यायाम की आवश्यकता हमारे शरीर की उन्नति के लिए उतनी ही अधिक है जितनी कि उचित भोजन की आवश्यकता। व्यायाम और भोजन, बस यही दो ऐसे पहिए हैं जिन पर हमारे शरीर की गाड़ी उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ सकती है। यदि इनमें से किसी एक का भी अभाव हो जाए तो गाड़ी लंगड़ी हो जाएगी और नीचे गिर पड़ेगी। अतएव हमें इन दोनों पर ही पूरा पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। दुनिया में आजकल जितने भी उन्नतिशील राष्ट्र हैं, सबों में इन दोनों बातों पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है।
जर्मनी हो या जापान, इंग्लैंड हो या अमेरिका, सब जगह व्यायाम की महत्ता उतनी ही अधिक मानी जाती है जितनी कि भोजन की आवश्यकता। किंतु हमारे देश में बात बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है। यहाँ तो जिन लोगों को सवेरे से शाम तक कठिन शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है, उन्हें पेट भर भोजन नहीं जुटता, और जिन्हें दूध मलाई और मालपुआ खाने को मिलता है, वे शारीरिक परिश्रम के पास नहीं भटकते। ऐसी अवस्था में यदि हम अधिकतर रोगी और कमजोर बने रहें तो उसमें आश्चर्य ही क्या है। याद रखो कि व्यायाम को छोड़कर और कोई भी ऐसा दूसरा साधन नहीं है जिससे हमारा खून हमारे शरीर के हर एक भाग में अच्छी तरह बराबर चक्कर लगाता रहे। हमारे शरीर में मीलों लंबी खून की ऐसी पतली पतली नालियां बिछी हैं कि उनके सामने एक बाल भी इतना मोटा जान पड़ता है जितना एक बारीक सूत के सामने मोटा रस्सा। इन तमाम नालियों में खून का बराबर दौड़ते रहना तभी संभव है जबकि हम कसरत द्वारा शरीर के हर एक हिस्से पर पूरा जोर डालें और उसे संचालित करें। केशव, यदि यह खून सब जगह ठीक ठीक ना दौड़े तो क्या होगा? पिता, देखो, खून के दौड़ने से हमारे शरीर के दो काम होते हैं। प्रथम तो शरीर के हर एक हिस्से को पूरा पूरा भोजन मिल जाता है जिससे हमारी तमाम क्षति पूरी हो जाती है। इस संबंध में पहले बतला चुका हूँ कि अन्य मशीनों के समान हमारे शरीर की मशीनें भी काम करने से बराबर घिसती रहती हैं। हम स्वयं चाहें कोई काम भी ना करें परंतु हमारे भीतर की मशीनों का काम नहीं रुक सकता। वे तो अपना काम हर घड़ी और हर क्षण जब तक हम जीते हैं करती ही जाएंगी। उदाहरणार्थ हमारे हृदय, फेफड़े, पाकाशय, जिगर, गुर्दे आदि अपना काम एक पल भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। चाहे हम सोते रहें या जागते, काम करते रहें या बैठे। अतएव इनका घिसना और छीजना दिन रात बराबर जारी रहता है। लेकिन यह सारी क्षति हमारे भोजन किए हुए पदार्थों के रस से ये पूरी कर लिया करते हैं और यह रस इनके पास तक हमारे खून के ही द्वारा पहुंच सकता है। अस्तु, जब तक हमारा खून इनकी बारीक से बारीक रगों में स्वतंत्रता पूर्वक ना दौड़े तब तक इन्हें पूरी पूरी खुराक नहीं मिल सकती और न ये अपनी क्षति को ही किसी तरह पूरा कर सकते हैं। खून के दौड़ने से जो दूसरा काम हमारे शरीर में हुआ करता है वह है शरीर की भीतरी सफाई। इस संबंध में हम स्वच्छ वायु सेवन की चर्चा करेंगे, तब तुम्हें बतलाएंगे कि किस प्रकार हमारे भीतर की गंदगी खून के साथ शरीर के हर एक भाग से बहकर फेफड़ों में आती है और फिर किस प्रकार कार्बोनिक एसिड गैस के रूप में वह श्वास के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। पश्चात हमारा खून फेफड़ों से हवा की ऑक्सीजन को लेकर शरीर के प्रत्येक भाग में लौट जाता है और फिर उसे पोषित करता है। अस्तु, यदि यह खून शरीर के हर एक भाग में और उसकी पतली से पतली नालियों में स्वतंत्रता पूर्वक ना दौड़े तो ना तो हमारे भीतर की भली भांति सफाई होगी और न उसे पूरी पूरी खुराक या पोषण ही मिलेगा। परिणाम यह होगा कि हमारा शरीर दिन पर दिन दुर्बल, रोगी और क्षीण होता जाएगा। केशव, अच्छा, तो व्यायाम किया कैसे जाता है? पिता, व्यायाम करने की सैकड़ों विधियां हैं। इनमें से दंड और बैठक करना तथा मुगदर भांजना हमारी देशी और बहुत पुरानी विधि है। आजकल की नई विधियों में डंबल और जिम्नास्टिक की कसरतें भी बहुत अच्छी हैं। इनमें से शरीर का विकास बड़े सुंदर रूप में होता है। इनके अतिरिक्त दौड़ना, कूदना, उछलना, पानी में तैरना, नाव खेना और घुड़सवारी का काम भी व्यायाम के ही अंतर्गत है। तरह तरह के खेल कूद भी व्यायाम में ही शामिल हैं, जैसे टेनिस, पोलो, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट इत्यादि। इनमें से कुछ खेलों का प्रबंध प्राय हर एक अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज में रहा करता है, किंतु ये सब खेल पैसे वालों के लिए हैं।
हमारा हिंदुस्तानी कबड्डी का खेल एक ऐसा खेल है जिसमें कसरत और मन बहलाव तो उतना ही होता है जितना उपर्युक्त खेलों में, किंतु पैसा एक भी नहीं खर्च होता। अतएव इससे गरीब और अमीर सब लाभ उठा सकते हैं। योगासन की क्रियाएं भी हमारी नसों, रगों और मांसपेशियों को खींचने और तानने में बड़ा काम करती हैं। साथ ही इनसे सांस भी जल्दी नहीं फूलती। अलग अलग प्रकार के आसन अलग अलग अंगों के लिए उपयोगी बतलाए जाते हैं। इनमें से शीर्षासन की प्रशंसा सबसे ज़्यादा है, किंतु कुछ लोगों को यह ठीक नहीं पड़ता। मैंने भी जब जब इसे आरंभ किया तब तब सिर में कठिन पीड़ा पैदा हो गई। इसीलिए मुझे तो सर्वांगासन और मयूरासन ही ज़्यादा अच्छे जचे। इनसे पेट, पीठ, छाती, टांगों और अंतड़ियों की कसरत बहुत अच्छी हो जाती है। किंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार अपने ढंग की कसरत स्वयं पसंद कर लेनी चाहिए। उद्देश्य सबका एक ही है, अर्थात शरीर का स्वास्थ्य। हाँ, कसरत चुनने में इस बात का ध्यान जरूर रहे कि शरीर की संपूर्ण मांसपेशियों पर या उसकी अधिक से अधिक मांसपेशियों पर जहाँ तक संभव हो जोर डाला जा सके, और यह जोर कभी आवश्यकता से अधिक न हो। वैसे तो हमारे प्रत्येक अंग का संबंध दूसरे अंगों के साथ इतना घनिष्ठ है कि किसी भी एक अंग के संचालन से दूसरे अंगों पर प्रभाव पड़ना जरूरी है। उदाहरण के लिए लोहार को केवल अपनी भुजाओं से काम लेना पड़ता है, किंतु फिर भी उसके हृदय और फेफड़ों का काम भी उससे बढ़ ही जाता है, और रक्त के संचालन में भी तेजी आ जाती है, जिससे शरीर की संपूर्ण क्रियाएं तेज हो जाती हैं। लेकिन भुजाओं की मांसपेशियों पर विशेष रूप से जोर पड़ने के कारण केवल उसी भाग का विकास अधिक होता है, शेष दूसरे भाग उतना विकास नहीं पाते। अस्तु आदर्श व्यायाम वह है जिससे शरीर के प्रत्येक भाग पर समान रूप से और उचित मात्रा में जोर पड़े और संपूर्ण शरीर का समान रूप से विकास हो। इस विचार से खुले मैदान में प्रातः काल तेजी के साथ पैदल चलना सबसे अच्छी कसरत कही जा सकती है। इससे हाथ, पैर, छाती, पेट और अंतड़ियों का एक साथ और समान रूप से व्यायाम हो जाता है। साथ ही मैदान की स्वच्छ वायु के सेवन तथा प्रकृति के चित्र विचित्र दृश्यों को देखने से मन भी अत्यंत प्रफुल्लित और पवित्र हो जाता है। तुम्हारे लिए हम एक और कसरत बतलाते हैं जिसे तुम घर पर आसानी से कर सकते हो। केशव: वह कौन सी कसरत है? पिता: वह है एक जिम्नास्टिक की कसरत, किंतु घर पर आसानी से की जा सकती है और बड़ी अच्छी भी है। एक मामूली लोहे का 2 हाथ लंबा पाइप अथवा लकड़ी का चिकना डंडा, लाठी या बांस लेकर उसके दोनों सिरों को तार या रस्सी से बांधकर उसे छत से आड़ा टांग लो। बस फिर इसी डंडे को रोज दोनों हाथों से पकड़कर लटको और जोर जोर से झूलो। इस प्रकार 2-4 मिनट झूल लेने के बाद अपनी टांगों को और सारे शरीर को कड़ा करके धीरे धीरे ऊपर को उठाओ और डंडे को अपने मुंह से छुआओ। पश्चात उसी प्रकार धीरे धीरे फिर नीचे को आ जाओ। इस प्रकार 3-4 बार करो। तत्पश्चात उसी तरह लटकते हुए शरीर को कड़ा करके टांगों को जितना ऊपर ले जा सकते हो धीरे धीरे ले जाओ और फिर नीचे ले आओ। इसे रोज 3-4 बार करो। इस प्रकार केवल 5-7 मिनट की कसरत से सारे शरीर का व्यायाम हो जाएगा और फिर किसी दूसरे प्रकार के व्यायाम की जरूरत नहीं रहेगी। केशव: लेकिन क्या इतनी ही कसरत से हम राम मूर्ति की तरह बलवान बन सकते हैं? पिता: नहीं, और न हमें उसकी आवश्यकता ही है। लोहे की जंजीरें तोड़ना, मोटर गाड़ियां रोकना अथवा पहलवानी करना पेशेवर लोगों के काम हैं। ऐसे लोग अपना सारा ध्यान केवल शारीरिक बल को बढ़ाने में ही लगाया करते हैं और फिर उनसे दूसरा काम नहीं हो सकता। मस्तिष्क का काम तो ऐसे लोगों से बहुत ही कम हो सकता है और ये दीर्घायु भी अधिकतर नहीं देखे जाते। हम और तुम जैसे व्यक्तियों का उद्देश्य
शारीरिक बल को उतना बढ़ाना नहीं है जितना उसे स्वस्थ, निरोग और जीवन में अधिक से अधिक काम लायक बनाए रखना है। अतएव हमें केवल उतने ही व्यायाम की जरूरत है जितने से हमारा शरीर सदा स्वस्थ और फुर्तीला रह सके और हमारी मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक मिले। केशव: अच्छा, हमें कसरत करनी किस समय चाहिए? पिता: कसरत का सबसे अच्छा समय प्रातः काल है। संध्या को भी वह की जा सकती है। अतएव ऐसे समय में कठिन व्यायाम के लिए तबीयत नहीं होती, लेकिन सवेरे हो या संध्या, कसरत कभी भोजन के बाद तत्काल ही नहीं करने लगना चाहिए, नहीं तो लाभ के बजाय हानि ही उठानी पड़ेगी। भोजन के कम से कम 3-4 घंटे बाद ही कसरत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कसरत सदैव स्वच्छ और खुली हुई हवा में करनी चाहिए। बंद कोठरी में अथवा गर्द या धुएं से भरी हुई हवा में कसरत करना सदैव हानिकारक सिद्ध होती है। केशव: समझ गया, अब कल सवेरे ही कसरत शुरू कर दूंगा।